वेलकम सिविलियंस। आप सबका स्वागत है द सिविलियंस विद शेखर सर के इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम मेंस, आगामी मेंस जो 2023 में मेंस आने वाला है, हमारा एक उद्देश्य इस समय तो यूपीपीसीएस 2023 के मेंस को लेकर हम चल रहे हैं। लेकिन साथियों, यूपीपीसीएस के अलावा यूपीएससी जो आईएएस के एग्जाम्स के नाम से भी जाना जाता है, आईएएस के मेंस 2023, यूपीएससी मेंस 2023 के लिए भी आप इन क्लासेस के माध्यम से काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आप लगातार अगर क्लासेस करेंगे, चारों पेपर की जीएस की क्लासेस आप करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपकी मेंस की एक तैयारी एक सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो चुकी है और आप हर वीडियो के बाद आप कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका वीडियो देखना वेस्ट नहीं जाएगा, इस चीज़ की तो हम गारंटी लेते हैं। हर वीडियो में आपको ज्ञान प्राप्त होगा, चाहे वो जीएस पेपर 1 का हो, चाहे पेपर 2 का हो, चाहे पेपर 3 का हो, चाहे पेपर 4 का हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो साथियों, पेपर 1 जो कि आप जानते ही हैं, दूसरे दिन पहली पारी में होता है। पहली पारी में होने वाला पेपर जीएस का प्रथम पेपर, जिसमें आपका इतिहास, सोशल इश्यूज और ज्योग्राफी, इन तीन चीज़ों के 3 खंडों के प्रश्न होते हैं। ये सबसे पहले इतिहास के प्रश्न आपको मिलेंगे, फिर सोशल इश्यूज के प्रश्न मिलेंगे, और लास्ट में चाहे वो लघु उत्तरी हो चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो, 2 खंड होते हैं ना बड़े वाले, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। तो लघु उत्तरी में भी लास्ट के क्वेश्चंस भूगोल के रहते हैं और दीर्घ उत्तरी में भी लास्ट के क्वेश्चन भूगोल के रहते हैं। तो लास्ट वाले ही छूटते हैं, भूगोल वाले ही अक्सर छूटते हैं। तो चिंता मत करो, उसके लिए हम हैं। ठीक, हम आपको इतना परिपक्व कर देंगे, भूगोल के क्वेश्चन होते हैं, उसको प्रैक्टिस करा कितना आपके दिमाग में वो चीज़ें पिन पॉइंटेड रहेंगी कि जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ोगे तो नहीं। ऐसा नहीं रहेगा कि क्या लिखें, ये चीज़ नहीं रहेगा। ठीक, और उस पे पॉइंट्स एकदम क्लियर रहेंगे कि क्या 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 लिखना है, किसको किससे लिंक करना है, किस में क्या डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना है, क्या आप उतना ही करके आ जाओगे, नंबर खींच के आओगे। नंबर बढ़ाना एक कला है। मेन साथियों, मुख्य परीक्षा एक विज्ञान के साथ एक कला भी है। विज्ञान क्यों? क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तरीके से आपको अध्ययन करना पड़ता है, पूरे सिलेबस को कवर करना पड़ता है। ठीक, उनके लिए आपको तथ्य तैयार करना है, आंसर राइटिंग करना है, ये सब आपका एक विज्ञान का पार्ट बन गया। और कला कैसे? कला इसलिए कि जो उत्तर लेखन आप करेंगे, उस उत्तर लेखन में आप कैसे एक बेहतरीन उत्तर लिख सकते हैं, निरंतर उसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं, एक उसकी मार्क फेचिंग आंसर कैसे लिख सकते हैं जिसमें आप नंबर ज़्यादा खींच लें, नंबर बढ़ा लें, यह एक कला है। तो उस पर हम आगे डिस्कस करते रहेंगे जैसे जैसे मौका लगता रहेगा। तो प्रारंभ में, पेपर 1 के प्रारंभ में आपका संस्कृति, इतिहास, उसके पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व इतिहास, इनके प्रश्न मिलते हैं साथियों। फिर आपके समाज के क्वेश्चन आएंगे, भारतीय समाज और संस्कृति की मुख्य विशेषताएं, महिलाओं के ऊपर शहरीकरण, सामाजिक संरचना, और फिर आपका आता है भूगोल के प्रश्न। भूगोल के प्रश्न में देखिए, भूगोल के प्रश्न में दोस्तों यूपीपीसीएस ने जो मेंशन किया है, सारे टॉपिक आपको तैयार होंगे, होने भी चाहिए। विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यूपीपीसीएस ने जो आपको दिया है एक विश्व, पहले तो विश्व लिया, फिर प्राकृतिक संसाधन, पूरे वर्ल्ड के प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करेगा, जिनका वितरण, पॉइंट देखिएगा, वितरण। तो वितरण को आपको स्पेशली तैयार करना रहेगा संसाधनों का, और उनमें 3 संसाधन प्रमुख हैं जिनको डायरेक्टली मेंशन किया गया है, और क्वेश्चन इन्हीं पे आने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं, जो हैं जल, मृदा, मिट्टी। तो
जल, मिट्टी एवं वन, इन 3 प्रमुख संसाधनों के बारे में स्पेशली यूपी कमीशन आपको इंडिकेट कर रहा है कि इन 3 प्रमुख संसाधनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और मालूम होने में क्या विशेष मालूम होना चाहिए साथियों, तो वो है वितरण, इनका वितरण। ठीक है, अब कहां पर वितरण, विश्व का तो दे ही दिया है, लेकिन विश्व के साथ साथ प्रमुख रूप से विश्व के साथ साथ स्पेशली दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में इन संसाधनों का वितरण आपको डायरेक्टली फोकस्ड होके तैयार रखना पड़ेगा। ठीक, दक्षिण एशिया जो आप जानते ही हो, भारत उसके पड़ोसी देश, दक्षिण पूर्व एशिया आपके जो आसियान देश होते हैं उनको दक्षिण पूर्व एशिया भी कहा जाता है। इसी में आपका भारत भी शामिल आएगा, भारत भी दक्षिण एशिया में शामिल होता है। और साथ में अलग से लिया गया भारत के विशेष संदर्भ में, तो भारत दक्षिण एशिया का भाग है और भारत का विशेष संदर्भ, तो भारत में स्पेशली क्वेश्चन बनेगा भारत के मृदा के ऊपर, भारत के वन के ऊपर, भारत के जल संसाधन के ऊपर। और जल प्रमुख संसाधन है, जल के कारण काफी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब इसका जो एक थ्योरेटिकल पार्ट है कि संसाधन क्या होते हैं, जल संसाधन के बारे में, मृदा संसाधन के बारे में, कैसे इनका निर्माण होता है, जल चक्र हो गया। इसके अलावा विभिन्न जल के उपयोग, साथ ही साथ करंट से इनको अपडेट करना पड़ेगा कि जो जल की समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं उनका कैसे प्रबंधन किया जाए, क्या हो रहा है, सरकार कौन सी योजनाएं कर रही हैं। अब कुछ स्पेशल केस स्टडीज जो आपको भारतवर्ष में या विश्व में मिलते हैं कि कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई एक खास तरीका बना के जल प्रबंधन किया, उसको आप पेपर से उठा के अपने नोट्स में लिख लेंगे, अपनी डायरी में, अपने रजिस्टर में नोट करते चलिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उस बिंदु से आप इंट्रोडक्शन या करिए स्टार्ट, नहीं तो निष्कर्ष में उसको डाल देंगे तो आपको नंबर, आधे नंबर ही सही, बढ़ जाएगा। वो आधा नंबर बहुत काम करता है। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो कमीशन ने दूसरा बिंदु दिया है भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी की प्रमुख विशेषताएं। और इन प्रमुख विशेषताओं में भी प्रमुख कौन है, इसमें है भूकंप, सुनामी। भूकंप, भूकंप जैसा कि आप जानते हैं भू सतह का आकस्मिक कंपन। अब ये किन कारणों से होता है, कैसे कैसे होता है, विश्व में कहाँ कहाँ होता है, विश्व में कहाँ कहाँ भूकंप आता है, तो ये सब आपको मालूम रहेगा। प्रीलिम्स में भी काम देगा और साथ ही मेंस का भी आपका एक तैयारी बनती रहेगी। सुनामी, जब भूकंप, कोई हलचल समुद्र के अंदर होती है, सागर के अंदर होती है, तो उसको सुनामी कहा जाता है। फिर ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी क्रियाएं भी आपके विभिन्न कारणों से होती है, या तो प्लेट मूवमेंट होगा, या तो उसके नीचे हॉट स्पॉट होगा, तब तो स्थल होगा, जहां पे होगा वहां पे ऊपर लावा निकलेगा, ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। तो कहां पे होती हैं, क्या इनसे एक आकृतियां बनती हैं, याद रखिएगा आकृतियों के बारे में भी पूछेगा। और इसके बाद चक्रवात, साइक्लोन्स। चक्रवात साथियों 2 तरह का होता है, एक होता है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन और दूसरा आपका टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब इन चक्रवातों की विशेषता, कैसे इनका निर्माण होता है, इनके प्रभाव क्या होते हैं और इनका वितरण। भूगोल मतलब ही होता है साथियों वितरण। ठीक, जो एरियल डिफरेंशिएशन है आपका क्षेत्रीय एक वितरण है, भूगोल वही तो है। तो हर चीज को आपको वितरण भी देखना है, मैपिंग इसीलिए भूगोल का एक भाग है कि वितरण। समुद्री जलधाराएं, समुद्र में जो जलधाराएं उठती हैं क्यों होती हैं, क्या कारक हैं, उनको प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, उनका प्रभाव विश्व पे क्या पड़ता है, जलवायु पे उनका प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे वो मरुस्थल का निर्माण करती हैं, ठीक, किस प्रकार से वह ठंडे क्षेत्रों में एक रहने योग्य स्थान बनाती हैं। इस तरह की चीजें आपका इस टॉपिक में आएगा समुद्री जलधाराओं में। तत्पश्चात पवन, यहां पर पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, जो मरुस्थल में स्थलाकृतियां प्राप्त होती हैं वो प्रमुख हो जाती हैं। इसके बाद हिम सरिताएं, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर, हिमनद, हिम सरिताएं,
यह भी स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है। इसका तात्पर्य ये होता है कि आपके सिलेबस में इससे रेगुलर क्वेश्चन आएंगे और नए पैटर्न में क्वेश्चन आ भी चुका है, आने वाले भविष्य में भी आएगा, इसको तैयार रखना है। ठीक है, कि हिमनदों से कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं, अपरदनात्मक भी और निक्षेपणात्मक भी, इरोजनल भी एंड डिपोजिशनल ऑल्सो। इसके बाद तीसरा बिंदु आयोग ने दिया है, भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता। भारत के, ध्यान देना बच्चों, यहां विश्व पे नहीं जाना है, यहाँ इंडिया पे ही रहना है। भारत के समुद्री संसाधन, भारत जो कि आप जानते हैं प्रायद्वीप है, 7,500 किलोमीटर की तटरेखा है उसकी, लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, प्रायद्वीप है। गुजरात से लेके बंगाल तक आप समुद्र के साथ जी रहे हैं। हमारे स्थानीय लोग, जो तटीय लोग होते हैं, वो समुद्र के साथ ही जीते हैं, उसी पे आश्रित होते हैं, उसी से उनका जीवन चलता है। तो सामुद्रिक संसाधन तो उनको एक जीवन दे ही रहा है, साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था को भी एक नया प्राण देने वाला है। हमने भूमि के संसाधनों को नष्ट किया, उपभोग किया, धीरे धीरे उनको पल्यूट किया, प्रदूषित किया। अब जब भूमि के संसाधन कम पड़ रहे हैं हमारे लिए, तो हमारी निगाह कहाँ जा रही है? बगल वाले के खेत में। अब हम समुद्र में जा रहे हैं, समुद्र का संसाधन निकाल के अपने उपयोग में लाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे। इसी को नाम दिया गया ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन सावधान, जैसे कहा जाता है कि दूध की जली बिल्ली माठा भी फूंक फूंक के पीती है, तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो इस पे पहले से सावधान हो चुके हैं। जो SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आप नाम सुने होंगे, उसमें जो 14वां बिंदु है वो स्पेशली इस चीज पे इंडिकेट करता है कि सामुद्रिक संसाधन का जो आप उपयोग करेंगे उनको सावधानी पूर्वक करेंगे और उनको संपोषणीयता के आधार पर करेंगे। मतलब ऐसा उपयोग करिए, उनका उपभोग, यूज करिए, एक्सप्लॉइट करिए, ऐसा दोहन करिए कि न केवल आपके जनरेशन को तो लाभ मिले ही, आप उसी लिए कर रहे हो, साथ ही अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना होगा। ठीक, यह पहले ही कह दिया गया है पॉइंट नंबर 14 SDG में। ठीक, तो हमको देखना है कि भारत में कौन कौन से सामुद्रिक संसाधन अवेलेबल हैं, हमको मिल रहे हैं, कैसे हम उनका कितना उपयोग प्रारंभ कर चुके हैं, भविष्य में कौन कौन सी संभाव्यता है और हम क्या यूज कर सकते हैं। जैसे गैस हाइड्रेट एक नया चल गया है, ठीक, उससे हम ऊर्जा निकालेंगे। ठीक, प्राकृतिक गैस जो होती है जब जल के साथ संयोजन करती है तो गैस हाइड्रेट बना लेती है। मैग्नीज नोड्यूल्स पहले से उपयोग में आने लग गया है। ठीक, इसके अलावा आप जैसे मत्स्य उत्पादन, ये सब हुआ, नमक, ये सब तो पहले ही आप उपभोग में कर रहे हैं। अब इनकी संभाव्यता में थोड़ा फ्यूचर आ जा रहा है कि भविष्य में क्या करेंगे। हमारी नित नई तकनीकी इजाद हो रही है, उनके आधार पर हम और संसाधनों का खोज करते चलेंगे, आगे उन पे भी हम विस्तार से दोहन प्रारंभ करने वाले हैं। अगला टॉपिक आयोग ने दिया है मानव प्रवास। मानव प्रवास जो मानवों का एक मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसमें कई प्रकार से होता है मानव का प्रवास। आप रोजगार के लिए भी कहीं जाते हो, ठीक, इसको मतलब रोजी रोजगार के लिए आदमी विदेश जाता है, देश जाता है, गांव से शहर जाता है, छोटे शहर से बड़ा शहर जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें एक विशेष कैटेगरी बन जाती है रिफ्यूजियों की, शरणार्थी की। शरणार्थी क्या होते हैं? शरणार्थी नाम ही बता रहा है, शरण अर्थी, जिनका अर्थ, जिनका उद्देश्य शरण लेना है। तो अगर आप रोजी रोजगार के लिए जा रहे हो तो आप अपना घर द्वार यहाँ पर प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे इस उद्देश्य से कि हम जा रहे हैं और पैसे कमाएंगे फिर आएंगे। लेकिन अगर आप शरणार्थी कब बनोगे? जब आप अपना प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना सब कुछ परमानेंट छोड़ के भाग के जाओगे कि अब हमको दोबारा यहाँ लौट के आना ही नहीं है, कैसे भी करके हमको जान बचा के भागना है। ऐसी स्थितियां कब बनती हैं? ऐसी स्थितियां बनती है मित्र, जब ऐसी समस्या आ जाए कि अपना आदमी प्रिय जो मातृभूमि होती है उसको कैसे छोड़ेगा। तो सोचिए कितनी विषम परिस्थितियां हो जाती हैं, जैसा इस समय अफगानिस्तान, जैसा इस समय बांग्लादेश के साथ हो रहा है, जैसा इस समय दक्षिणी म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम के क्षेत्रों में हो रहा है। ठीक, तो यूक्रेन में इस समय क्या हो रहा है आपको मालूम ही है, युद्ध।
गृह युद्ध, कहीं पर दुर्भिक्ष आ जाता है, खाने के लाले पड़ गए, लोग मर रहे हैं, तो वहां पे तब उनको अपने मातृभूमि से एक जो प्रेम है उसके ऊपर वो अपने जीवन जीने के लिए छोड़ के जाते हैं। गृह युद्ध हुआ, वहां रहेंगे तो मारे जाएंगे, छोड़ के भागते हैं। सांप्रदायिक दंगा हुआ, किसी तरीके से जान बचा के भागते हैं, और जहां जाते हैं वहां शरण मांगते हैं, वहां पे चाहते हैं कि हमको यहाँ पर रहने का एक परमिशन मिल जाए। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है शरणार्थी। अब ये समस्या क्यों है? समस्या इसलिए है, जैसे आप के घर में अचानक से मेहमान ज्यादा आ गए, ठीक, तो जो संसाधन है उनका तो उपयोग आप प्रारंभ में करेंगे ही, उनको अच्छे से खिलाए पिलाएंगे, बैठाएंगे, उठाएंगे, सब करेंगे, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब हम परमानेंट यहीं रहेंगे, तो एक समस्या आ जाएगी। इन द सेम वे एक देश के साथ भी यही होता है, शरणार्थी भाग के तो आते हैं, लेकिन अब उनका उद्देश्य क्या है कि मुझे भी अपना बना लो, हमको भी सिटीजनशिप दे दो, नागरिकता दे दो, परमानेंट वहीं बसना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो वहाँ के संसाधन होंगे, वहाँ के लोगों के रोजी रोजगार के अवसर होंगे, उन पे भी ये प्रेशर डालेंगे, उनको भी ये लेना, उनको भी ये बांटना शुरू करेंगे। अब वहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है। तो इन समस्याओं के बारे में, साथ ही अन्य समस्याएं जो आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, इस प्रकार की समस्याएं हैं, उन पे डिस्कस करना होगा यहाँ पे, ठीक है। चूंकि मुद्दा गरमाया हुआ है, श्रीलंका में आर्थिक संकट से लोग भाग के भारत आ रहे हैं, यूक्रेन में संकट चल ही रहा है, विश्व के अन्य देशों में चल ही रहा है, साथ ही अफगानिस्तान से चल ही रहा है। अफगानिस्तान वाले तो कितने भारत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको अपने यहाँ शरणार्थी बना लीजिए, ठीक। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, आईएएस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया ही है, तो पीसीएस मेंस में जरूर आएगा, 22 में भी आएगा, और संभवतः 22 में ना आया तो 23 में तो 100% क्वेश्चन बनेगा। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में विशेष इस पे चर्चा करना होगा, तो भारत उसके चारों तरफ पड़ोसी देशों के संदर्भ में चर्चा करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक आयोग ने दिया है सीमांत तथा सीमाएं। सीमाएं जो एक पतली लाइन भी हो सकती हैं, सीमाएं जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं, या आप नदी के द्वारा हो जाती हैं सीमाएं, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं बाउंड्री। और सीमांत क्या होता है? एक क्षेत्र होता है साथियों, एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है, फ्रंटियर, एक प्राकृतिक क्षेत्र जो सामान्यतः एक दुर्गम क्षेत्र होता है, जैसे पहाड़, जैसे मरुस्थल, ठीक, दुर्गम क्षेत्र होता है जहां पर कुछ वहां के लोकल इनहेबिटेंट्स, वहां के कुछ लोकल लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, जिनको किसी अगल बगल के देशों से मतलब नहीं होता, वो अपनी संस्कृति में ही जीना चाहते हैं, अपना जीवन खुद जीना चाहते हैं, ठीक है। ट्राइबल्स जो होते हैं वो आइसोलेटेड ही तो रहना पसंद करते हैं, जो आदिवासी समुदाय है वह, उनके साथ समस्या भी मुख्य यही है, वो मुख्य धारा से कटे रहना चाहते हैं। और हमारे साथ क्या समस्या है सरकार के साथ, और हम सरकार की तैयारी करने वाले लोगों और सरकार की तैयारी करने वाले लोगों को सफलता दिलाने वाले टीचरों के साथ क्या समस्या है कि हमको कैसे करके कुछ ओरिजिनल ऐसे विचार, ऐसे चीज आंसर में लिखना होगा कि हम ये दिखा पाए कि इन आदिवासियों को इनके आइसोलेशन से निकाल कर कैसे हम मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं। अगर हम इन आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल कर देते हैं तो इनकी काफी समस्याएं, जैसे इनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन, इनका कुपोषण की समस्याएं, इनका नशेबाजी की समस्याएं, इनकी शिक्षा की समस्याएं, इनके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होने लगेंगी, दूर हो जाएंगी, और मुख्य धारा में ये भी आ जाएंगे, ये भी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सीमांत क्षेत्र में से ये भी चीजें जुड़ी होती हैं। प्लस सीमांत और सीमा में क्या अंतर है, भारत में सीमांत कहाँ कहाँ है, सीमा कहाँ है, इनके बारे में आपको इस टॉपिक में देखना रहता है, ठीक। यहाँ भी भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बीच में क्या सीमाएं हैं और क्या सीमांत हैं, इनका वर्णन वितरण, इनके बारे में, इनकी विशेषताएं, इनकी समस्याएं और उनके निदान, इतना आपको मालूम रहना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन में एक जान आएगी और वो क्वेश्चन नंबर खींच लेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं साथियों। इसके बाद आयोग क्या देता है? आयोग ने बताया कि अब आपको जनसंख्या पे भी ध्यान देना है और उनके अधिवास के प्रकार और प्रतिरूप पे ध्यान देना है, इन पे प्रश्न आएंगे।
तो जनसंख्या, जो कि आपके इसके पहले पेपर 1 में सोशल इश्यूज में भी एक टॉपिक है, वहां पर जनसंख्या का एक सामाजिक प्रतिमान देखा जाएगा। समाज पे जनसंख्या वृद्धि से जनरली क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, कैसे उनका निदान करना है। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या भौगोलिक संदर्भ में है, यहाँ पर भारत में जो जनसंख्या है उसका क्या स्तर है, ठीक, वो वृद्धि हो रही है कि ह्रासमान है, ग्रोथ हो भी रही है लेकिन गिरते हुए क्रम में हो रही है। इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके कारण, उसके प्रभाव, ये सब यहाँ बताने होंगे। अधिवास क्या होता है? अधिवास मतलब सेटलमेंट, जहां आप रहते हो, जो आपकी बस्तियां होती हैं, आपके घर के प्रकार कैसे हैं, वहां पे रोडें कैसी हैं, और वहां पे आपका सेटलमेंट कैसा है, किस आकार का है। दोआब क्षेत्र में त्रिभुजाकार हो जाता है। कभी गांव में आप देखोगे कि कोई मंदिर है, तालाब है, उसके चारों तरफ लोग बसना पसंद करते हैं, तो वृत्ताकार प्रतिरूप हो गया। कहीं आप चौराहे पे देखते हो कई सड़कें काटती हैं, तो सड़कों किनारे ही लोग बसना पसंद करते हैं, तो ये स्टार लाइट, तारानुमा प्रतिरूप हो गया। इस तरह के तमाम प्रतिरूप पाए जाते हैं बस्तियों के, उनपे यहाँ पर प्रश्न आता है। ठीक, नगरीकरण, नगरीकरण क्या एक प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें आदमी अपनी अच्छी सुख सुविधाओं के लिए नगरों में भागता है, शहरों में भागता है। ठीक, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, बेहतर शिक्षा सेवाएं, बेहतर रोजगार सेवाएं, वहाँ पे जल की अच्छी सुविधा होती है, ड्रेनेज, सैनिटेशन, साफ सफाई की अच्छी सुविधा होती है, बेटर पुलिस सिस्टम होता है। ठीक, अन्य प्रकार की सुख सुविधाओं को लेने के लिए आदमी जो शहर की तरफ भागता है, तो वो शहर में जाना, वहां सुविधा प्राप्त करना, यही नगरीकरण है, एक प्रक्रिया है ये। इसी को अब हम चाह रहे हैं कि गाँव में ही हम ये दे दें। ठीक, तो इससे नगरों में नगरीकरण, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस कारण से नगरों में जो एक्स्ट्रा भीड़ आ जाती है, वो नगरों में समस्या उत्पन्न करने लगती है, झुग्गी झोपड़ी और तमाम अन्य प्रकार की समस्याएं, जो कि अब जो सामाजिक मुद्दे वाले खंड है उसमें वो सब देखेंगे। यहाँ पर भारत में भौगोलिक खंड है, तो यहाँ भारत में जो नगरों की आकार की है, नगरों का आकार प्रकार, कितने नगर हैं, उसमें कितने मेट्रो नगर हैं, इनके बारे में यहाँ पर विशेष वर्णन होगा। ठीक, अगर ये प्रश्न आपके सामाजिक वाले खंड में आता है तो आपको उत्तर लेखन का तरीका अलग रहेगा, और अगर भूगोल वाले खंड में नगरीकरण पे क्वेश्चन आता है तो उत्तर लेखन का तरीका अलग रहेगा। इस चीज को भी ध्यान दीजिए। बाकी जब क्लासेस होंगी वहां पे हम लिखा के उसको बताएंगे कि कैसे ये, चूंकि इस खंड का सामाजिक मुद्दे का खंड का है, इसलिए इस पे इन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, इन चीजों को ज्यादा दिखाना है। ये चूंकि भौगोलिक खंड का है, इसलिए इसमें इस तरह का उत्तर लिखना होगा। ठीक, जैसा गाना था ना, जो तुमको है पसंद वही बात करेंगे, तो इसको याद कर लीजिए। इसको जब एग्जाम देते समय इस चीज को दिमाग में, जहन में बिठाए रखिएगा कि जैसा प्रश्न वैसा उत्तर, प्रश्न जो पूछ रहा है वही उत्तर देना है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तब भले आप क्या करें, तब आप जो है, जो भी उससे मिलता जुलता दिमाग में कुछ आ रहा हो उसको लिख दीजिए, अन्यथा जो पूछा जाए मित्र वही लिखना प्लीज, ताकि नंबर आप खींच पाओ। अब इसके बाद आयोग ने क्या टॉपिक दिया है? स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट विलेज। स्मार्ट सिटी कंसेप्ट लगातार नए पैटर्न पे हर साल क्वेश्चन इस पे बना, स्मार्ट विलेज पे अभी क्वेश्चन नहीं बना है। ज्यादा संभावना इसी साल की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अभी 2 महीने पहले एक पंचायतों को एक अच्छे पुरस्कार समारोह में, जो अच्छी पंचायतें निकली उनको सम्मान प्राप्त करते हुए इस बात की घोषणा की है कि हम भारत के गांवों को स्मार्ट गांव बनाएंगे। ठीक, तो मुद्दा आ चुका है करंट में, इसलिए प्रश्न बनेगा यहाँ पे। अगला टॉपिक बच्चों, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान। इसमें आप पहले दूसरे खंड का देखेंगे, इतिहास, संस्कृति, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज, ये सब। लेकिन इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपके भूगोल का है, जो है उत्तर प्रदेश के विशेष ज्ञान। किस संदर्भ में? भूगोल के संदर्भ में। अब इसमें क्या क्या आता है? यूपी पीसीएस का मेंस देना है, तो मेंस में भूगोल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी पेपर्स में क्वेश्चन आएंगे। इतिहास और पेपर के अंदर विभिन्न खंड में भी आएंगे। इतिहास में आप उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन पाएंगे, सोशल इशू वाले में यूपी के सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन पाएंगे, ज्योग्राफी वाले में यूपी के ज्योग्राफी क्वेश्चन पाएंगे। ठीक है, इसी तरह द्वितीय प्रश्न पत्र में आप
पाएंगे। तृतीय प्रश्न मत में आप यूपी के कृषि से संबंधित, यूपी के, उत्तर प्रदेश के आप उद्योग से संबंधित, उत्तर प्रदेश के आप अर्थव्यवस्था संबंधित, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पाएंगे। ठीक, इसलिए विशेष ध्यान देना होगा इस पे। भूगोल में मानव एवं प्राकृतिक संसाधन, मानव भी तो एक संसाधन है। ठीक, संसाधन क्या होता है? जो आपके विकास में सहायक हो उसको संसाधन कहते हैं, और मानव भी तो सहायक है। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन उत्तर प्रदेश के। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु, यूपी की जलवायु, क्लाइमेट के बारे में क्वेश्चन आएगा। मिट्टियां, मृदा, तो आपने देखा विश्व की मृदा, उसमें दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के विशेष संदर्भ में मृदा। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में भी मृदा इतना इंपॉर्टेंट है। तो सॉइल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मृदा ही वह संसाधन है जिसके ऊपर आपका अनाज, आपका भोजन पैदा होता है, क्रॉप्स इसके ऊपर कल्टीवेट होती हैं। अब मृदा पे ही तो अनाज होगा। अब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अगर आप खाना ही नहीं पाओगे तो क्या कर सकते पाओगे? आप एस्ट्रोनॉट की तरह कैप्सूल खा के कितना दिन जिंदा रहोगे? और सबको नहीं दिया जा सकता। और मानव अपने कुटुंब को, अपने परिवार को बढ़ाता ही जा रहा है। मानव आबादी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भले स्पीड कम हो गई लेकिन आबादी बढ़ती जा रही है। और क्षेत्र सीमित है। सीमित क्या, क्षेत्र तो कम होते जा रहे हैं। कैसे भाई? लोग बढ़ोगे, तुम्हारे घर में से एक घर से 4 घर बनेगा, वो चारों घर में 3 घर कहाँ जा रहा है? खेतों में ही बन रहा है। तो आपको खेत कम होते जा रहे हैं। शहरों में भी देखा जाए जमीन कम होती जा रही है, गांवों में भी जमीन कम होती जा रही है। अब इससे क्या होगा? इससे आपका खेत तो एक तरफ कम कर रहे हो, ऊपर से जनसंख्या पेट बढ़ा रहे हो, तो कम खेत में ज्यादा पैदावार करना है, जिसका एक नेगेटिव प्रभाव आपका प्रदूषण के रूप में, बीमारियों के रूप में सामने आने लग गया है। और मृदा के साथ दूसरी क्या समस्या होती है साथियों? मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है जो है तो विस्तृत रूप में आपको मिला हुआ, लेकिन यह बनने में, निर्माण होने में हजारों साल लेता है। और आपने अगर इसको खराब कर दिया तो तुरंत नहीं बना सकते हो, और हजारों साल तक वेट भी नहीं कर पाओगे भूखे कि फिर उस मिट्टी बन जाए तो उस पर गेहूं पैदा करें, रोटी खाएं। इसलिए मृदा को बचाना अति आवश्यक है। वन और साथ में वन्य जीव, इसमें राष्ट्रीय उद्यान वगैरह, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वेटलैंड, इन सब का विशेष इस पे ध्यान देना पड़ेगा। खदान और खनिज, माइंस एंड मिनरल्स। खदान, खनिज शब्द कहां से निकला? खनन, खोदने से। अगर खोद के तुम कुछ चीज निकाल रहे हो तो वो खनिज कहलाएगा, और जहां से निकाले हो उसको खदान कहा जाएगा, माइन। ठीक है, तो खनिज अति आवश्यक है, जो कि यूपी के मुख्यतः दक्षिणी भाग, जो पठारी भाग है, वहीं खनिज मिलता है। क्यों मिलता है, इन सब पे डिस्कस किया जाएगा, है ना। और जो क्वेश्चन आंसर कराए हैं उस पे एक प्रश्न भी इस पे है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, सिंचाई के स्रोत। यह नए पैटर्न पे रेगुलरली ये प्रश्न पूछा गया है। सिंचाई के स्रोत, उत्तर प्रदेश में सिंचाई, है ना। तो इस पर विशेष बल देना पड़ेगा कि यूपी में सिंचाई के क्या क्या साधन हैं, कैसे सिंचाई की व्यवस्था है, कितने % सिंचाई भूमि है, कितने % अभी भी सिंचाई से दूर है। ठीक, और सिंचाई में हम नवीन कौन कौन सी तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी नवीन तकनीकी का प्रयोग शुरू हो गया है। ठीक, कौन सी सरकारी योजनाएं इस क्षेत्र में लागू हैं, नदी जोड़ो परियोजना से क्या लाभ क्या हानि होगा, कैसे आपका यहाँ पे उसका उपयोग होगा। तो सिंचाई के विभिन्न जो साधन हैं और योजनाएं हैं उनके बारे में इस टॉपिक में अध्ययन करना होगा साथियों। तो ये रहा आपका मेंस के पेपर 1 का भूगोल खंड। इसमें साथियों 7 से 8 क्वेश्चन, कभी 7 तो रहते ही रहते हैं, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें 4 लघुत्तरी और 4 दीर्घोत्तरी हो जाते हैं। भूगोल एक विशेष और प्रमुख भाग बनाता है आपके एग्जाम में। यही आपके पर्यावरण का आधार है पेपर 3 का, कि यही पेपर 2 के IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी आधार है, ये संसाधन वगैरह पूरा भूगोल ही। ठीक, फ्रंटियर वगैरह आप देखे ही हो, यहाँ पे मुद्दे यहाँ पे आप देख ही लोगे, उन्हीं का अनुप्रयोग आपके IR में आ जाएगा साथियों। तो यह पेपर 2 और पेपर 3 की भी तो तैयारी करा रहा है। तो इसलिए ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। इसके साथ ही हम ये कहना चाहेंगे साथियों कि आप
रेगुलर वे में उत्तर लेखन करिएगा, आंसर लिखिएगा, बैठे बैठाए नहीं होगा। उत्तर लेखन करेंगे और उसको आप संस्थान में भेजिए। जितना भी आप उत्तर भेजेंगे उतना हम चेक करेंगे। ठीक, ऐसा नहीं है कि उत्तर ना चेक हो, उत्तर चेक होगा और उसमें जो कमेंट मिलेगा, जो रिव्यू मिलेगा, उसको प्लीज फिर से फॉलो करके फिर उत्तर लिख के फिर दिखाइएगा। सुधार आपके अंदर होना है, ऑफिसर आपको बनना है। हमको तो प्रसन्नता मिलेगी कि हमारे इतने छात्र ज्यादा से ज्यादा ये भी ऑफिसर हो गया, ये फलाने हो गया, ये इस चीज में। एक टीचर के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि और फीस होती है साथियों। इसी के साथ फिर मिलते हैं हम आगे, तब तक नमस्कार।